Good morning, students. Today, now we are going to start a new chapter of class 11th, chapter number 4, chemical bonding. In this chapter, we study about chemical bond and types of chemical bond and many types of laws related to chemical bond. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब है। बहुत इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 11th क्लास का। 11th क्लास में बेसिक चैप्टर अगर कोई है तो वो यही है। अगर 9th और 10th का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ बहुत लो लेवल पर इसको समझाया जाता है, लेकिन 11th में ये बहुत हाई लेवल पर इसको यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा और इसका यूज़ आपके 11th में भी है और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे जेई मेंस का है, आईआईटी का है, या मान लीजिए मेडिकल के जो नीट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इसका बहुत बड़ा रोल है चैप्टर का। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिए, सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसका यूज़ हर किसी यूनिट के अंदर होता है। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है इट इज़ अ फोर्स, इट इज़ अ फोर्स which bind together atoms in a molecule। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो जिस फोर्स से बाइंड होते हैं इसी फोर्स को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब ये है कि जो दो एटम्स हमारे पास हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं ये मार्कर ले लेता हूँ या ये इंक ले लेता हूँ, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो जिस फोर्स से बाइंड होते हैं उसी फोर्स को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड जो अपने लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो सबसे पहले तो पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड 10th में भी पढ़ाया जाता है लेकिन वहाँ बहुत लो लेवल पर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद पढ़ेंगे अपने लोग एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो भी ये कोवेलेंट ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी का स्पेशल टाइप है ये। इसके बाद है मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। फिर स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसको और डिटेल में समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये उन कंपाउंड्स के अंदर होता है जिनमें जो सॉलिड होते हैं और जो एक तरीके से हम बात करें जिनमें हाइड्रोजन भी एक कंपोनेंट होता है। तो हाइड्रोजन होगा वो किसी अदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो नहीं करेगा, अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर हम इस बॉन्ड को जो डॉटेड लाइन है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिटेल में अपने लोग समझेंगे। एक छोटी सी मैं आपको यहाँ बात बता दूँ, अगर मान लीजिए जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, जैसे मान लीजिए मैंने अगर बात की लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास और एक दूसरा जो एटम जिसके साथ बाइंड है, ये जिसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाए हुए हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो है तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो होगा मेटालिक बॉन्ड। ये कैसे आइडिया लगाया हमने? जैसे मान लीजिए मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है। तो मेटल्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है और उनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और जो दूसरा एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मेटल की कैटेगरी का होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की होती है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि जो एटम्स जो हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, HH। ऐसा होता है हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसी फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको आगे डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूँ दोनों सिमिलर एटम है,
तो दोनों सिमिलर एटम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अगर ये डिसिमिलर एटम होते हैं, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ Cl से रिप्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, इसकी 3.5, ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो होता ये है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी तरफ पुल करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की जो टेंडेंसी है वो शेयरिंग की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा हमारे पास में और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई अदर एटम होगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, मेटालिक बॉन्ड। और अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, सेकंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो बनने वाला बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और दूसरे एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनको आगे और डिटेल में देखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है और हाइड्रोजन बॉन्ड को स्पेशली हमें अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, जैसे मैं HF की बात करूँ तो HF के बीच में यहाँ फोर्स होता है, तो इनके बीच में नहीं लग रहा है। ऐसा होता है कि ये और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये क्या होता है कि ये इसके साथ तो बाइंड है, लेकिन ये क्या करता है कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ पुल करने लग जाता है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इस फोर्स को हम एक जो कटिंग लाइन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिटेल में आगे अपने लोग समझेंगे, क्योंकि ये दो तरीके के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, वो आगे देखेंगे अपने लोग, इसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल लास्ट का टॉपिक है। अब ये आपके जो इनिशियल चीज़ें हैं, ये आपकी ये स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं वो मैंने अभी आपको बता दी। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें ये सीखना होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऐसा होता है एटम्स कंबाइन आइदर बाई ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद कंबाइन होते हैं या फिर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होते हैं। यानी कि एटम जो हैं वो दो तरह से कंबाइन होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दें किसी दूसरे एटम के लिए, या फिर उस दूसरे एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके साथ शेयरिंग कर लें। तो म्यूचुअल शेयरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बॉन्ड बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दें या फिर वो इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो शेयरिंग कर लें, और शेयरिंग करने के बाद या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के बाद अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लें। कितने कर लें? 8 इलेक्ट्रॉन को। 8 इलेक्ट्रॉन को जब वो अटेन कर लेते हैं तो वो नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, क्योंकि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इस रूल का लिमिटेशन है, इस रूल का एक्सेप्शन है। तो अपने इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग करेंगे या फिर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग या शेयरिंग करके अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना ही ऑक्टेट रूल कहलाता है। अब इसमें जो ऑक्टेट रूल में जो मैं बात बता रहा हूँ, मैं सिंपल एक एग्जांपल से आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है NaCl। NaCl में जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 281। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसका 17 होता है, 287। अगर मान लीजिए मैं बात करूं तो अब इसमें क्या होगा कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसमें तो 8 हो नहीं पाएंगे, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको Cl को दे देगा। और जब ये Cl को दे देगा तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और रिलेटिवली क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? निगेटिव। अगर मैं बात करूं तो इसके पास अब कितने हो गए? 2,8, और इसके पास कितने हो गए? 2,8,8। अब देखिए दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस नियॉन की तरह हो गया,
और इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह हो गया। तो ये नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, और जब ये नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं तो इनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं वो सभी स्टेबल मानी जाती हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं जो नोबल गैसेस को छोड़कर, वो सभी इसीलिए यानी कि स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग करके, इसमें ट्रांसफरिंग की है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया Cl के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग या शेयरिंग से अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये ज़्यादातर एलिमेंट की टेंडेंसी है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो इस रूल को नहीं मानते और फिर भी स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो हीलियम है, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हीलियम के नियरेस्ट जितने भी एलिमेंट हैं वो हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं और उसके बाद भी वो स्टेबल हो जाते हैं। तो एक तरीके से ऑक्टेट रूल का ये लिमिटेशन आ जाता है, ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हो जाता है। तो हीलियम यहाँ पर एक्सेप्शन बनेगा ऑक्टेट रूल का। तो सिंपल आप ये समझिए कि जितने भी एलिमेंट हैं वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे, एक्सेप्ट हीलियम और नियरेस्ट एटम ऑफ हीलियम। तो ये चीज़ आप समझिए, ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। देखिए पहला एक्सेप्शन तो यहाँ क्या तैयार हो गया, हीलियम। हीलियम के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2। अब मैं हीलियम इसका एक्सेप्शन हो गया, हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शन हो गया, लिथियम इसका एक्सेप्शन हो गया, Li पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, और H पे मैं माइनस साइन लगा दूँ या प्लस साइन लगा दूँ, दोनों ही तरह के ये माइनस है तो हाइड्राइड है और प्लस होता है तो हाइड्रोजन आयन होता है, प्रोटॉन। Be+2 Be+3 ये सभी किसकी तरफ आ जा रहे हैं, क्योंकि इनमें सब में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 2। इसमें भी कितने आ गए, 2। इसमें कितने आ गए, 2। इसमें कितने आ गए, 2। और इसमें ऑलरेडी 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब इनमें केवल आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। इनमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन ये फिर भी स्टेबल है क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह हो गया, हीलियम की तरह। और हीलियम भी नोबल गैस होती है और स्टेबल मानी जाती है, स्टेबल भी है, नोबल गैस भी है। तो इसके आसपास में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स ने इसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन बना लिया वो स्टेबल हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सभी कैसे हैं, स्टेबल होते हैं। दूसरे ऐसे भी होते हैं जो कंबाइन तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं BeCl2, जैसे मैं बात करूं बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, जैसे कि मैं बात करूं और भी है बहुत सारे, जैसे AlCl3 है, जैसे BH3 है, और भी है बहुत सारे। ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हैं। जैसे मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। एटॉमिक नंबर 4 होता है इसका बेरिलियम का। और ये कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की थोड़ी सी ज़रा बात कर लूँ तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। तो इसने कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 1 इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ इसके पास हैं कितने, इसको मैं डिटेल में आगे यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बेरिलियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ मैं, BeCl2 की। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, 2,2। ठीक है। अब ऐसा होता है कि बेरिलियम जो होता है वो क्लोरीन के साथ शेयरिंग करता है। कॉल आ गई है तो इसके साथ शेयरिंग करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है इसकी। तो 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ से भी शेयरिंग हो जाती है। अब होता ये है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए अपने इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 की शेयरिंग कर ली
मतलब एक इन दो की शेयरिंग की है इसने, मतलब एक इसके साथ शेयरिंग की, एक इसके साथ, तो ओवरऑल कितने हो गए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, केवल 4। और केवल 4 होने का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास हो कितने गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ऐसे कंपाउंड हैं ये जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि आउटर मोस्ट में होने चाहिए 8, लेकिन उससे कम है, 8 से कम होंगे तब भी ये हमारे एक्सेप्शन हो जाएंगे ऑक्टेट रूल का, और अगर ज़्यादा होंगे तब भी ये एक्सेप्शन हो जाएगा। तो इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंसी शेल में हो पाएंगे। बेरिलियम के पास देखिए आप 4 हो पाए हैं। बोरॉन के पास, बोरॉन का कितना होता है 2,3, 3 के साथ ही कंबाइन हो गया तो 6 हो जाएंगे इसके पास। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ शेयरिंग करके ये भी 6 कर लेता है। बोरॉन ये भी 6 कर लेगा। बोरॉन की जितने भी, बोरॉन फैमिली के जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं, उन सभी के आउटर मोस्ट में 6 हो जाएंगे। बेरिलियम हमारा सेकंड ग्रुप में आता है तो सेकंड ग्रुप के 4 हो जाएंगे। और भी है जैसे LiCl है, LiCl लिथियम क्लोराइड, लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 में से इसके आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा तो Cl पे नेगेटिव और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव की कंडीशन में इसके पास केवल आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी एक तरीके से एक्सेप्शन हो गया किसका, ऑक्टेट रूल का। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच जो हमारे पास कंपाउंड है, अब देखिए सुपर ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेटेड कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड हैं ये जिनमें ऑक्टेट मतलब कितना होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में, लेकिन इनके पास 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुपर ऑक्टेट या फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड। तो इसमें एग्जाम्पल किसका है, जैसे मान लीजिए PCl5 की मैं बात करूँ तो PCl5 में फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2,8,5, और ये कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है 5 क्लोरीन के साथ में। इसकी स्ट्रक्चर बेटे इस तरह होती है, इस तरह। तो इसके पास कितने 5 तो पहले से थे और 5 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो टोटल इसके पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये क्या माना जाएगा सुपर ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड। मैं अगर बात करूं IF7 की, तो आई के पास कितने होते हैं, आयोडीन के पास में देखिए आयोडीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और जितने भी ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं उन सभी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है और 7 इसने इसके साथ जुड़ गया, ये 7 फ्लोरीन एटम के साथ ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए 5, 6 और ये मैंने यहाँ बना दिया 7, तो इनके साथ जुड़कर यानी कि 7 तो पहले से थे और 7 ये इनके साथ जुड़कर कितने इलेक्ट्रॉन बना लेता है ये 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 8 से ज़्यादा ही आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सुपर ऑक्टेट कंपाउंड। SF6 की अगर मैं बात करूँ सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर ग्रुप 16 का है 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसने 6 के साथ ये ऐड हो गया, यानी कि सल्फर जो है वो 6 फ्लोरीन के साथ ऐड हुआ है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर सल्फर के पास 6 थे और 6 के साथ ही अटैच हो गया, तो कितने हो गए इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 12 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए ये सभी क्या है ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। और कैसा एक्सेप्शन है, सुपर ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड है ये। इससे पहले अभी अपने ने देखा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो रहे वो हमारे सुपर ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं कंपाउंड। और अगर मैं बात करूं कुछ एलिमेंटल फॉर्म में या आइंस के फॉर्म में, जैसे मैंने Li+ बताया था, B+2 बताया था, B+3 बताया था, तो ये ऐसे हमारे आयन हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस लाइक तो हो चुका है, हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, बट ये एलिमेंट या आयन हमारे जो हैं वो ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी स्टेबल हैं।
ठीक है ना। तो ऑक्टेट रूल का ये एक्सेप्शन है, लिमिटेशन है। इनको आप समझ लीजिए, जो भी डाउट हो वो आप मुझे बता देना।